हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो चलिए, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था जो कि जीव विज्ञान से रिलेटेड थे कि सर बायोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन कब आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज उन सभी बच्चों के डिमांड पे आज हमारी टीम जो है वो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के लघुत्तरीय प्रश्न का टॉपिक लेकर के आया है। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव तो पढ़ ही रहे हैं और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो आप लोग इग्नोर नहीं करिएगा। और जिन बच्चों को नोट्स नहीं मिला है हमारी टीम से जो जुड़े हैं उनको जल्द ही ये शॉर्ट क्वेश्चन का नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे न्यू होंगे जी, चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, बगल में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल पाए। तो आज के इस सीरीज में हम लोग ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा टॉप 120 वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, यानी इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग 120 वीवीआई क्वेश्चन को यानी शॉर्ट क्वेश्चन को इस बार बच्चों को देने वाले हैं। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट में ये चलेंगे। तो चलिए इसके बारे में तो बाद में हम बात करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक के पहले सवाल की ओर। चलिए, काफी ये मजेदार होने वाला है ये क्लास, तो एकदम अंत तक बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास और अपने भाई बहन जो भी इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको इस बार आने वाले बोर्ड एग्जाम में वो थोड़ा इसका लाभ मिल सके। तो चलिए, सवाल नंबर 1 हमारा है आज का शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज का ये पहला सवाल है। देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो एकदम अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। या जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, हैंड रिटेन नोट्स चाहिए इस तरह का, वो हमारे ऊपर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कमेंट करिए। ठीक है, और वहां से आप हमारी टीम के द्वारा नोट्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए, सवाल नंबर 1 है कि गाजर घास से आप क्या समझते हैं। काफी अच्छा और ये फेमस सवाल है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है जी कि गाजर घास से आप क्या समझते हैं। जवाब होगा, गाजर घास एक प्रकार का खरपतवार है जो गेहूं के बीज के साथ विदेश से भारत आया था। ठीक है, क्या है? गाजर घास एक प्रकार का खरपतवार है जो गेहूं के बीज के साथ विदेश से भारत आया था और इस पौधा का परागकण, ठीक है, कुछ लोगों में श्वसन रोग या दमा इत्यादि पैदा करता है। ठीक है, चलिए ये था इसका जवाब। तो चलिए, तो सवाल नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया। इससे देखिए बहुत सारे टॉपिक हमारा क्लियर हुआ कि गाजर घास क्या है जी, तो एक प्रकार का खरपतवार खरपतवार है। ठीक है, खरपतवार होता है मतलब वैसे ये पेड़ पौधे जो कि हमारे खेतों में ऐसा ही उग जाते हैं। ठीक है, फालतू के। चलिए सवाल नंबर 2 पे बात करते हैं। देखिए, दूसरा सवाल है हमारा कि ऊर्जा प्रवाह के नियमों को लिखें। ठीक है, चलिए इसके जवाब को जानते हैं। इसका जवाब होगा, देखिए, ऊर्जा प्रवाह के 2 नियम निम्नलिखित हैं। सबसे पहला हमारा है कि उष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार सौर ऊर्जा भोजन ऊर्जा तथा उष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो सकती है। क्या कहा गया? देखिए, उष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार कि सौर ऊर्जा जो है वो भोजन ऊर्जा तथा उष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो सकती है। और देखिए इसी में देखिए दूसरा नियम क्या कह रहा है, ये देखिएगा, सभी को दिख रहा होगा अच्छे से। द्वितीय नियमानुसार ऊर्जा का स्वतः स्थानांतरण तब तक नहीं होता है जब तक कि ऊर्जा का पतन या क्षय, पतन का मतलब अंत या क्षय का मतलब भी वही समाप्ति, किसी ऊर्जा के केंद्र से विखंडित ना हो। ठीक है, तो चलिए ये था ऊर्जा प्रवाह के 2 नियम। अब हम लोग बात करते हैं आज के तीसरे सवाल की। और ये देखिए काफी अच्छा और बेहतरीन सवालों में से एक है तीसरा सवाल भी। देखिए क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ठीक है, तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जी, तो अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। सवाल नंबर 3 क्या है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग क्या है स्पष्ट करें। तो देखिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 60%, मीथेन गैस 20% और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस 14% और नाइट्रस ऑक्साइड 6%। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, CO2 60% और ये मीथेन 20% मिलाकर 80% और ये क्लोरोफॉर्म 14%, यानी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14 यानी 94 और नाइट्रस ऑक्साइड 6 यानी 100%। इन सारे गैसों को मिलाकर, ठीक है, गैसों की मात्रा बढ़ने, यहाँ पर देखिए गैसों की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल एवं पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ता जा रहा है।
ठीक है, समझिएगा टॉपिक को। देखिए अभी हमने पढ़ा CO2 की 60%, मीथेन 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% और नाइट्रस ऑक्साइड 6%, मिलाकर हुआ 100%। और इन सभी गैसों की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल एवं पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है, और इसके चलते विचित्र जलवायु परिवर्तन जैसे कि एल नीनो प्रभाव होते हैं। ये सब पृथ्वी के तापमान में होने वाले वृद्धि को जब विश्व स्तर पर विचार किया जाता है इस तरह से, तो इसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, या यह ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे। काफी फेमस और हाईलाइटेड प्रश्न है ये जी। देखिए इस बार बोर्ड एग्जाम में काफी चांस है इसका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़कर जाइएगा। सवाल हमारा ये देखिए, सवाल है जी, अम्ल वर्षा क्या है, इसका पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सवाल क्या है, अम्ल वर्षा क्या है। देखिए हमने वीवीआई करवा दिया इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए, काफी ये महत्वपूर्ण है। तो जवाब इसका होगा कि अम्ल वर्षा उन अनेक तरीकों को कहा जाता है जिससे वायुमंडल से अम्ल धरती पर जमा होता है और अम्ल का जमाव आर्द्र या शुष्क हो जाता है। ठीक है, क्या हुआ सटीक आंसर इसका कि अम्ल वर्षा उन अनेक तरीकों को कहा जाता है जिससे वायुमंडल से अम्ल धरती पर जमा होता है और अम्ल का जमाव आर्द्र या शुष्क हो जाता है। अब देखिए इसका जानेंगे पौधों पर प्रभाव। ठीक है, तो पौधों पर प्रभाव में एक नंबर पे जानेंगे कि पौधों की पत्तियों यानी अम्ल वर्षा का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे होगा पहला नंबर में कि इससे पौधों की पत्तियां, फूलों तथा फलों को नुकसान पहुंचाता है या पहुंचता है। और दूसरा होगा अम्ल वर्षा कुल उत्पादन को कम करता है, यानी जितना उत्पादन होने वाला होता है पौधे में उसको अम्ल वर्षा जो होने से हुआ उसका उत्पादन जो है कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सवाल नंबर 5 पे। तो काफी इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है, इसको अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में बना है। प्रश्न हमारा है डीएनए और आरएनए के बीच दो प्रमुख अंतर बताइए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, चलिए एक तरफ हमने डीएनए को रखा, यहाँ पर लिखा हमने डीएनए और आरएनए में दो प्रमुख अंतर। एक तरफ डीएनए को रखा, एक तरफ आरएनए को। अब देखिए डीएनए के तरफ में जानेंगे पहले नंबर में कि इसमें थाइमीन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और इत्यादि नामक नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। ठीक है, और आरएनए के तरफ जानेंगे, देखिए डाइऑक्सिन न्यूक्लियर एसिड। ठीक है, और इधर हो गया राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसमें गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन तथा यूरासेल जैसे नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। दोनों में कंफ्यूजन नहीं करिएगा, इसमें थाइमीन है, एडेनिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है, चार है। इसमें है गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन और यूरासेल, तो दोनों में अंतर समझ कर जाइएगा। फिर इधर देखिए, इधर डीएनए की तरफ जाएंगे कि यह डबल हेडिकल संरचना होती है। डीएनए कैसी संरचना है, डबल हेडिकल। देखिए यहाँ पर एक ट्रिक भी है, डी से डीएनए, डी से डबल। और यहाँ पर देखिए आरएनए, ठीक है, यह सिंगल धागे के समान संरचना होती है। क्लियर है? चलिए, तो डीएनए डबल जी और आरएनए सिंगल, याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछ सकता है इस बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी अच्छे अच्छे सवाल को भी पढ़ेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। ठीक है, चलिए, और इसके पूरे पार्ट को आप लोग देख लीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा यूट्यूब पे, और हमारी टीम के द्वारा नोट्स जो दिए जाएंगे आप सभी बच्चे को जिन्होंने परचेस करा है उनको भी ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6 है, हैजा के क्या कारण है, इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब होगा, देखिए कि हैजा का कारण कॉलेरी नामक जीवाणु है, और इस जीवाणु से संदूषित पेय या खाद्य पदार्थ को किया जाता है तो यह रोग उत्पन्न होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इस जीवाणु से पेय या खाद्य पदार्थ को संदूषित किया जाता है। ठीक है, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं इसको, तो यह क्या होता है, रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हैजा बीमारी जो है वो जल जनित बीमारी है, यह जल के प्रदूषित होने से होता है। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 7 पे बात करते हैं। सवाल नंबर 7 भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, आपने ये प्रश्न कई बार देखा होगा, कई बार सेट वगैरह में, कि आंकड़ों की लाल किताब क्या है, इसकी उपयोगिता बताएं। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है जी, आंकड़ों की लाल किताब क्या है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इसका जवाब क्या होगा।
तो देखिए इसका जवाब होगा आंकड़ों की लाल किताब सर्वप्रथम 1963 में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा प्रकाशित की गई। ठीक है, किसके द्वारा प्रकाशित की गई? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा। ठीक है, जिसमें दुनिया भर के उन पौधों और जीव जंतुओं का विवरण है, उन जीव जंतुओं का विवरण और सूची है जिनका अस्तित्व गहरे संकट में है तथा जो विलुप्त के कागार पर है। ठीक है, क्या हो गया जवाब इसका? इसमें उनका वर्णन है जो जंतु जीव जंतु अभी विलुप्त के कागार पर है। विलुप्त का अर्थ हुआ जो मतलब अब इस दुनिया में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब हमारे जगह में, हमारे देश में नहीं पाए जाते, विलुप्त होते जा रहे हैं। ये था इसका सटीक जवाब। चलिए, तो आज हम लोग कम से कम 10 से 12 सवालों को पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो टॉपिक है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए और हम इसको अच्छे से कवर करके एग्ज़ाम में जाएं, ताकि हमारा एग्ज़ाम जो है वो बेहतर जा सके। सवाल नंबर 8 और आज का बेहतरीन सवालों में से एक ये भी है। सवाल है हमारा, देखिए, कैंसर के 2 लक्षण बताइए। आप कैसे पता कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति, जीव या जानवर के शरीर में कैंसर का प्रभाव है? तो देखिए इसका जवाब होगा एकदम ईजी सा कि कैंसर के 2 लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, मरीज के भार में कमी हो जाएगी एकाएक। ठीक है, मान लीजिए कोई मरीज अगर 60 साल का है और अगर ये 60 केजी का है, सॉरी, तो अगर उसके भार में एकाएक कमी आ गई, जैसे 10-15 केजी वो कम गया, एकाएक वह 45 या 50 केजी का हो गया, तो समझ लीजिए कि उसके शरीर में कुछ दिक्कत है, तो उसका हम कैंसर जांच करवाएंगे। ठीक है। दूसरा देखिए कि मरीज के शरीर के किसी भाग की अत्यधिक वृद्धि। ठीक है, मान लीजिए उसके गले के पास से कुछ निकल जाए, भाग, एक मांस का टुकड़ा निकल जाए, मुंह के पास निकल जाए, जिसे मुंह का कैंसर कहते हैं, या दिमाग के पास से निकल जाए, तो इस तरह का लक्षण उसमें दिखता है। ठीक है, तो एकदम 2 सटीक जवाब हम बोलेंगे कि मरीज के भार में कमी और मरीज के शरीर के किसी भाग की अत्यधिक वृद्धि, यानी आशा से अधिक वृद्धि। इस प्रकार के 2 लक्षण को हम कैंसर के 2 लक्षण के रूप में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9, और आप सभी बच्चे को दिख रहा होगा जी हमारा नीचे में हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, जिन बच्चों को नोट्स परचेस करना हो इस बार बोर्ड एग्जाम के क्लास 10th 12th, ठीक है, जो भी बच्चे देने वाले हैं, अगर उनको नोट्स की ज़्यादा ज़रूरत हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जरूर कांटेक्ट करिए। हमारी टीम आपकी जल्द से जल्द सहायता करेगी, ड्रीम क्लासेस। ठीक है, चलिए 9वां नंबर सवाल देखिए, अंड जनन से आप क्या समझते हैं? बहुत ही हाईलाइटेड, देखिए हमने वीवीआई करवा दिया। इसका जवाब क्या होगा? पहले सवाल को समझते हैं, अंड जनन से आप क्या समझते हैं? बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जवाब इसका जान लेते हैं। देखिए इसका जवाब होगा कि अंडाशय के डिंब कोशिका का अगुणित अंड कोशिका में परिवर्तन को ही, फिर से समझिए, अंडाशय के डिंब कोशिका का अगुणित अंड कोशिका में परिवर्तन को ही अंड जनन कहा जाता है। या फिर एक और परिभाषा इसका हम कह सकते हैं कि अंडाशय में अंडाणु बनने की क्रिया ही अंड जनन कहलाती है। देखिए एकदम सटीक सा जवाब है, एकदम इजी सा, कि अंडाशय में अंडाणु बनने की क्रिया ही अंडजनन कहलाती है। एकदम यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अंडाशय में अंडाणु बनने की क्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है, तो जवाब हमारा रहेगा अंडजनन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जी, जिन बच्चों को नोट वर्क करना है कर लीजिए, 6200733858 सेव करिएगा व्हाट्सएप में जाकर, ड्रीम क्लासेस। ठीक है, आपको बहुत ही जल्दी रिप्लाई करेगी हमारी टीम और आपकी मदद जरूर करेगी। चलिए सवाल नंबर 10 को पढ़ते हैं और हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए सवाल नंबर 10वां हमारा है, ये देखिए, क्रमिक विकास क्या है? ठीक है, सवाल का जवाब हम जानेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, क्रमिक विकास क्या है इसके बारे में आप लिखिए। तो क्रमिक विकास किसी आबादी या जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है। फिर से समझिए, क्रमिक विकास किसी आबादी या जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचकर एक नई जनसंख्या उत्पन्न करता है। ठीक है, और जो पूर्ववर्ती आबादी के आनुवंशिक रूप से भिन्न होता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग कह सकते हैं घोड़े का क्रम विकास। ठीक है, चलिए तो ये था सवाल नंबर 10, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। और आज के लास्ट सवाल पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। आज का हमारा अंतिम सवाल 11वां नंबर, इसके बाद हम लोग इस वीडियो को अंत करेंगे क्लास को, और फिर अगले क्लास में हम लोग 10 से 12 और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, अगले टॉपिक में।
तो 11वां और आज का अंतिम सवाल हमारा है, अंतः प्रजनन क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है जी, बोर्ड एग्जाम में ये भी बनता है कि अंतः प्रजनन क्या है। तो चलिए इसका जवाब जान लेते हैं। अंतः प्रजनन का अर्थ एक ही नस्ल के अधिक निकटस्थ, निकटस्थ का मतलब नजदीक व्यक्ति के मध्य 4 से 6 पीढ़ी तक संगम होता है। ठीक है, 4 से 6 पीढ़ी तक उसका क्या होता है, संगम होता है। इसमें एक नस्ल से उत्तम किस्म का नर तथा उत्तम किस्म की मादा को चयनित कर उसे संगम कराया जाता है और इसके द्वारा अधिक दूध देने वाली गायों के नस्ल विकसित कराए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रजनन जो है वो जानवरों में, ज़्यादातर गायों में होता है। और ये क्यों किया जाता है, इसके द्वारा अधिक दूध देने वाली गायों के नस्ल विकसित करने के लिए अंतः प्रजनन करवाया जाता है। तो देखिए एक सवाल और क्लियर हुआ होगा आप लोग का कि अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि अच्छी दूध यानी अधिक दूध देने वाली गायों के नस्ल विकसित करने के लिए किस प्रजनन का उपयोग होता है, तो जवाब हमारा होगा अंतः प्रजनन का। ठीक है, तो चलिए एकदम मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे को ये क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो हमारे नीचे जो देखिए कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, सारे बच्चे कमेंट करिए, उसमें बताइए आपको ये क्लास कैसा लगा। और आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और जो भी बच्चे को समस्या हो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में आप सवाल को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो बने रहिए ड्रीम क्लासेस पे और सपोर्ट करिए, और जिन बच्चों को हेल्प चाहिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए। तो चलिए रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है।